इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। अभी हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स को, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था इक्रा या इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी जो स्थापना होती है वो होता है साल 1991 में। अब आगे मूव करते हैं। भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्तियां प्राप्त है सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिरवानी समिति का संबंध है राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना से। फिरवानी समिति, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना, ये जितना समितियां हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की संस्तुति की गई साल 1991 में। दलाल स्ट्रीट में स्थित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना होती है साल 1875 में। जब बजट प्राप्तियां बजट व्यय के बराबर होता है तो उसको कहा जाता है संतुलित बजट। और 1875 में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताइए क्या, तो वो होता है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट है बजट घाटा बराबर होता है बजट व्यय माइनस बजट प्राप्तियां। राजस्व घाटा राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, ये बराबर होगा राजस्व घाटा के। बजट घाटा बजट व्यय में से बजट प्राप्तियों को घटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा होगा बजट घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा ये बराबर होता है राजस्व घाटा में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान जो दिया गया उसको घटाने पर जो प्राप्त होगा वो होता है प्रभावी राजस्व घाटा। राजकोषीय घाटा बराबर होता है बजट घाटा प्लस में बाजार उधारी प्लस में देयता। जो भी लायबिलिटीज है उसको अगर ऐड कर देंगे बाजार के साथ जो उधार लिया गया है डेब्ट और बजट घाटा, ये तीनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा राजकोषीय घाटा के बराबर। प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा में से सरकार के द्वारा ब्याज का जो भुगतान किया गया उसको घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा प्राइमरी डेफिसिट या फिर प्राथमिक घाटा। बजट प्रणाली की शुरुआत की गई वायसराय कैनिंग के द्वारा। बजट और कैनिंग जो था वो पहला वायसराय था भारत का। बजट प्रणाली का संस्थापक माना जाता है जेम्स विल्सन को। वार्षिक वित्तीय विवरण है संविधान के अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएफएस, ये वर्णित है संविधान के अनुच्छेद 112 में। रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया साल 1924 में। पहली बार पेश किया गया इसको साल 1925 में। यानी रेल बजट, इसको आम बजट जो पहले जारी किया जाता था उससे अलग किया गया 1924 में, और पहली बार पब्लिश कब किया गया, साल 1925 में। नेक्स्ट, रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया साल 2017 में फिर से एक बार। पहला रेल बजट पेश किया गया था षणमुखम शेट्टी के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला रेल बजट षणमुखम शेट्टी। 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया जॉन मिथाई के द्वारा। सबसे अधिक बार बजट पेश किया गया मोरारजी देसाई, इनके द्वारा। उदारीकरण की नीति को लागू करते समय मंत्री थे कौन, मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री उस समय के। केंद्र को सर्वाधिक निबंध राजस्व की प्राप्ति होती है सीमा शुल्कों के द्वारा। यहाँ पे निबल हो जाएगा नेट, तो निवल राजस्व की प्राप्ति होती है सीमा शुल्क यानी कस्टम के द्वारा। चलैया समिति का संबंध है कर सुधार से। रंगराजन समिति संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादों पर कर के संबंध में सिफारिश से। चलैया कर सुधार से, रंगराजन पेट्रोलियम उत्पाद पर जो कर लगाया गया उसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है उससे संबंधित है रंगराजन कमेटी। भूरेलाल समिति संबंधित है मोटर वाहन करों में वृद्धि से। केलकर समिति का संबंध है प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण से। वांचू समिति का संबंध है प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्सेस से। एल.के. झा समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर से। वस्तु एवं सेवा कर की व्यवस्था लागू की गई 1 जुलाई 2017 से। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ साल 2004 में, और इसके पहले अध्यक्ष जो हैं वो बने सोमपाल। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन साल 2004 में।
मुख्यालय देखें तो कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय है बेंगलुरु में, रबर बोर्ड का कोट्टायम, चाय बोर्ड ये आपका स्थापित है कोलकाता में, इसका मुख्यालय, मसाला बोर्ड कोच्चि में, तंबाकू बोर्ड ये गुंटूर में, मांस और पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड इसका जो मुख्यालय है वो है दिल्ली, अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड ये है पुणे में, जूट बोर्ड है कोलकाता में, मत्स्य विकास बोर्ड ये है आपका हैदराबाद में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई मई 2020 में। सागरमाला परियोजना की शुरुआत हुई साल 2015 में। कर जो है वो दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। प्रत्यक्ष कर है आयकर निगम कर, फिर उपहार कर, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर, प्रतिभूति व्यवहार कर, भू राजस्व, कृषि आय पर जो कर लगता है वो, व्यवसाय कर, गैर शहरी अचल संपत्तियों पर कर, ये सब जो है आपका डायरेक्ट टैक्सेस में। रोजगार कर और पथ कर ये सब जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस है। तो प्रत्यक्ष कर में आएगा आपका आयकर, निगम कर, फिर उपहार कर, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, लाभांश कर, ब्याज कर, प्रतिभूति व्यवहार कर, भू राजस्व, कृषि जो आय पर जो कर लगेगा वो, व्यवसाय कर, गैर शहरी अंचल संपत्तियों पर जो कर लगता है वो, रोजगार कर और पथ कर, ये सब डायरेक्ट टैक्सेस में आएगा। और अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस में आएगा आपका सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क, वाहनों पर जो कर लगता है वो, विज्ञापन पर कर, प्रवेश कर, शिक्षा उपकर, डीजल पेट्रोल पर जो कर लगा वो, और बिक्री कर, ये सब जो है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस में आएगा। सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क, वाहनों पर कर, विज्ञापन पर कर, प्रवेश कर, शिक्षा उपकर, डीजल पेट्रोल पर जो कर लगा वो, और बिक्री कर, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस में आएगा। सबसे अधिक उत्पादन होता है चावल का पश्चिम बंगाल में, गेहूं का उत्तर प्रदेश में, मक्का का कर्नाटक में, मोटा अनाज ये आपका उपजता है राजस्थान, मूंगफली गुजरात में, सरसों राजस्थान, सोयाबीन मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा, सूरजमुखी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा तिलहन, जूट सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में, कपास महाराष्ट्र में, गन्ना उत्तर प्रदेश, खाद्यान्न का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू किया गया अक्टूबर 1999 में। भारत में सर्वाधिक जोतों की संख्या है सीमांत प्रकार की। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत होती है साल 1998 से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रभावित हुआ 1 दिसंबर 2018 से। नवरत्न कंपनियों का दर्जा दिया जाता है जब कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी 1 और मिनी रत्न श्रेणी 2 का दर्जा प्राप्त हो। पिछले 5 वर्षों में 3 वर्षों में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रणाली के तहत उत्कृष्ट या बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त की हो तब। और तीसरा जो है 6 चयनित निष्पादन मापदंडों में 100 में से 60 या उससे अधिक का स्कोर अगर प्राप्त किया तो उस कंपनी को दर्जा मिल जाएगा नवरत्न कंपनी का। नेक्स्ट है, इसके बाद नवरत्न का दर्जा दिया जाता है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग के द्वारा। आबिद हुसैन समिति का संबंध है लघु उद्योगों में सुधार से। आबिद हुसैन लघु उद्योग उद्योगों में जो सुधार है उससे संबंधित है आबिद हुसैन समिति। महारत्न कंपनियों का दर्जा दिया जाता है जब वह नवरत्न कंपनी का दर्जा पहले प्राप्त कर चुकी हो तब, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, पिछले 3 वर्षों में इसका औसत कारोबार 25,000 करोड़ या इससे अधिक हो। इस कंडीशन में 3 वर्षों में इसका कर जो है वो पश्च औसत लाभ 500 करोड़ से अधिक हो। 3 वर्षों में औसत जो नेटवर्थ है इसका वो 15,000 करोड़ या फिर इससे अधिक हो तो उस कंपनी को दर्जा मिल जाएगा महारत्न कंपनी का। यानी महारत्न कंपनी के दर्जा के लिए पहले तो वो नवरत्न होना चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए, पिछले 3 वर्षों में इसका औसत कारोबार 25,000 करोड़ या इससे अधिक होना चाहिए, लाभ जो है वो 500 करोड़ से अधिक, और 3 वर्षों में जो औसत नेटवर्थ है वो 15,000 करोड़ या इससे अधिक होगा, तब उस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाएगा। मिनी रत्न कंपनी को बांटा गया है 2 श्रेणी में। पहला मिनी रत्न 1, तो मिनी रत्न 1 में उन कंपनियों को रखा जाता है जो 3 वर्षों में लाभ अर्जित किया हो तथा नेटवर्थ जो है इसका वो धनात्मक रहा हो, तो उस कंडीशन में उसको मिनी रत्न 1 का दर्जा दिया जाएगा। सरकार की अनुमति से 500 करोड़ रुपए या अपने शुद्ध मूल्य के बराबर ये खर्च कर सकती है मिनी रत्न 1 कंपनी। और मिनी रत्न 2 जो है वो कंपनियां अपने शुद्ध मूल्य का 50% या 150 करोड़ रुपए में से जो कम हो इतना तक खर्च कर सकती है, वो कंपनी मिनी रत्न 2 में रखी जाएगी। तो मिनी रत्न 1 में 500 करोड़ रुपया या अपने शुद्ध मूल्य के बराबर खर्च कर सकती है, और मिनी रत्न 2 में कंपनियां जो है वो अपने शुद्ध मूल्य का 50% या 150 करोड़ रुपए में से जो कम हो तक खर्च कर सकती है। यानी मिनी रत्न 1 में 500 करोड़ और मिनी रत्न 2 में मैक्सिमम 150 करोड़ रुपया तक कंपनी जो है वो खर्च कर सकती है।
तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा कर के आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।